गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने विज्ञान की कक्षा 9 में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि भाग 1 और 2 का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का भाग 3। तो उसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। तो पहले देखिए वाष्पीकरण। यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण कर देता है और एक पदार्थ बर्तन में ही रह जाता है। तो सामग्री क्या क्या लगेगी इसमें? रंग या डाई तथा पानी, बीकर, गिलास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और जो रंग है वो हमको वाच ग्लास में ही प्राप्त हो जाता है। देखिए चित्र समझेंगे हम। ये हमने एक बीकर लिया है, उसमें पानी रखा, एक स्टैंड के ऊपर हमने जाली रख के बीकर को रख दिया, नीचे से स्प्रिट लैंप चालू कर दिया। बीकर के रूप में के ऊपर हमने एक वाच ग्लास रखा, वाच ग्लास में वो स्याही रख दी। जैसे ही पानी गर्म होता है तो स्याही गर्म होने लगती है। हम देखते हैं बच्चों कि स्याही से पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। हम थोड़ी ही देर में देखते हैं कि सारा पानी भाप बन के उड़ गया और हमको इस वाच ग्लास में कुछ पदार्थ दिखाई दे रहा है, वो डाई है जिससे मिलाकर स्याही बनाई गई थी। तो हमने पहली विधि वाष्पीकरण के द्वारा पानी को और डाई को पृथक कर दिया। दूसरी विधि है बच्चों अपकेंद्रीकरण। इसका उद्देश्य क्या है? जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। ये प्रयोग आपने अपने घरों में देखा होगा। जब आपकी मम्मी दही से मक्खन बनाती है तो मथनी के द्वारा उसको मथती है, तेज़ी से घुमाती है मथनी को। आजकल मशीन आ गई है उसको घुमाने की, ना पहले मथनी के द्वारा घुमाया जाता है। तो हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में दूध से क्रीम मक्खन ऊपर आ जाता है और जो छाछ है वो नीचे रह जाता है। ये देखिए चित्र में कि जो भारी कण है वो नीचे, हल्के कण बीच में और बहुत हल्के कण हैं सबसे ऊपर तैरने लगते हैं। तो क्या आप जानते हैं बच्चों टोंड दूध और डबल टोंड दूध क्या कहलाता है? तो टोंड दूध मतलब कि जिसको एक बार जिसकी मलाई निकाल दी गई है और डबल टोंड दूध मतलब जिसकी मलाई दूसरी बार भी निकाल ली गई है। तो ऐसा आपके दूध के पैकेट में लिखा रहता है। अब हम देखेंगे कि इसका अनुप्रयोग क्या है अपकेंद्रीकरण का। तो शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूध से क्रीम बनाने में, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, और वॉशिंग मशीन में कपड़ों को पानी निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे कपड़े से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं। आप बाल्टी में भी ये देख सकते हैं कि जो धूल और मिट्टी के कण हैं वो बाल्टी में नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी है वो हल्का होने के कारण ऊपर रहता है। तीसरी विधि है पृथक्कारी कीप। 2 अघुलनशील द्रव, जो दोनों द्रव एक साथ नहीं घुल सकते, को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ऐसे द्रव जो मिला देते हैं हम, लेकिन उनकी अलग अलग सतहें हमको आपस में दिखाई देती है। चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए पृथक्कारी कीप है। क्या है ये? पृथक्कारी कीप है। इसमें हमने तेल और पानी को मिला दिया, तेल और पानी को यहाँ पर मिला दिया है। हम थोड़ी देर में देखते हैं कि तेल और पानी अलग अलग सतह बना लिए गए हैं। तेल हल्का होने के कारण ऊपर है और पानी भारी होने के कारण नीचे है। ये पृथक्कारी कीप है। इसमें एक नाब लगी होती है, देखिए बटन बोलेंगे जिसको। हम जैसे ही अलग अलग परतें बन जाती हैं, हम नाब खोल के धीरे से बीकर में पानी को ले लेंगे और तेल हमको पृथक्कारी कीप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने इस विधि के द्वारा 2 अमिश्रणीय द्रवों को पृथक पृथक कर लिया। अगली विधि है बच्चों ऊर्ध्वपातन विधि। इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना बदलते हुए गैस अवस्था में चले जाते हैं, उसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं या उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तब 2 पदार्थ हैं जो मिल गए हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण है। तो ये देखिए हमने इसको चाइना डिश में रख दिया है, किसको? नमक को और अमोनियम क्लोराइड को।
पिछली की भांति बताया था मैंने आपको प्रयोग। एक हमने फनल उल्टी ढाक दी, इसमें ऊपर एक कॉटन लगा दिया है, नीचे से हमने स्प्रिट लैम्प चालू कर दिया है। जैसे ही इसको गर्मी प्रदान करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड गर्म होके द्रव में ना बदलते हुए सीधे वाष्प में बदलेगा, और यहाँ पर ठंडा है तो यहाँ पर जाकर जम जाएगा, और नमक हमें यहीं पर चाइना डिश में प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमने अमोनियम क्लोराइड और नमक को पृथक पृथक कर लिया। किस विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। पांचवी विधि है क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं हम इस विधि के द्वारा। क्या करना पड़ेगा? किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से इसको हम कर सकते हैं। चित्र में देखिए, अलग अलग रंग हमको अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे पेपर में, क्योंकि अलग रंग अलग गति से सोखते हैं। ये देखिए, एक हमने एक कागज़ की पट्टी ली, फिल्टर पेपर की, सिंपल कागज़ की नहीं, उस पर हमने स्याही की एक बूंद रख दी। देखिए यहाँ पर लाइन ड्रा बाय पेंसिल, हमने यहाँ एक लाइन ड्रा कर दी पेंसिल जहाँ हमने बूंद रखी है। हमने एक जार लिया कांच का, एक कांच की पट्टी ली, उसमें वो हमने जो स्ट्रिप थी कागज़ की वो रख दी, और नीचे जार में थोड़ा सा पानी डाल दिया। ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमने स्याही में जो का निशान लगाया वो पानी में ना डूबे। हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जैसे ही कागज़ की पट्टी पर फिल्टर पेपर पर पानी ऊपर चढ़ता है तो जो डाई है, जो कलर हमने लगाया है, उसके विभिन्न रंग हमको अलग अलग इस फिल्टर पेपर पर दिखाई देने लगते हैं। तो ये विधि है क्रोमेटोग्राफी। इसके अनुप्रयोग देखेंगे कि रंग को पृथक करने के लिए, पहला अनुप्रयोग है रंग को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट को पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने के लिए। आपने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा बच्चों कि खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट किया जाता है, तो उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। क्यों लेते हैं? तो उनके खून में से देखा जाता है कि उन्होंने कहीं ड्रग्स तो नहीं लिया है या कोई नशीली दवाई तो नहीं ली है। तो इस टेस्ट के द्वारा वो जाँच कर लेते हैं कि उनने ड्रग लिया है कि नहीं। छठवीं विधि है आश्वन विधि। सिद्धांत देखेंगे, दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। दो पदार्थ हैं, इस फ्लास्क में देखिए दो पदार्थ को मिला दिया गया है, एक का क्वथनांक कम है और एक का क्वथनांक ज़्यादा है। तो इस विधि के द्वारा दोनों को पृथक कर लिया जाता है। जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को, पानी लिया और हमने क्या लिया? एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया, तो एसीटोन का क्वथनांक कम होता है बच्चों, पानी से वो जल्दी उबलता है, तो सीधे से गर्म होने लगा वो, और यहाँ से नली के द्वारा इधर हुआ। इसमें हमने बाहर से पानी की सप्लाई हो रही, यहाँ से पानी जा रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, ठंडक प्रदान कर रहे हैं। तो वो जो गैस अवस्था में एसीटोन था वो ठंडक पाके संघनन की हो जाता है उसको, और वो यहाँ पर हमको इस बीकर में हमको एसीटोन प्राप्त हो जाता है और जल इसी फ्लास्क में रह जाता है। तो हमने आसवन विधि के द्वारा एसीटोन और जल को पृथक किया। सिद्धांत क्या था कि दोनों द्रव में से किसी एक का क्वथनांक कम हो जाना चाहिए और एक का क्वथनांक ज़्यादा। क्वथनांक आप जानते हैं कि किसी द्रव के उबलने के लिए अलग अलग ताप की आवश्यकता होती है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो हमने इस विधि के द्वारा पानी को और एसीटोन को पृथक पृथक किया। अब अगली विधि है बच्चों प्रभाजी आश्वन। कौन सी विधि है? प्रभाजी आश्वन। देखिए कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है, वहाँ क्वथनांक में अंतर था, किसमें? आसवन विधि में ज़्यादा अंतर था, यहाँ पर 25 के से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण करना, पेट्रोलियम उत्पादनों से विभिन्न घटकों का पृथक्करण करना। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल दोनों के बीच में आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये आसवन विधि जैसा ही है, आसवन फ्लास्क, और ये भी हमने देखा था उसमें था ठंडक प्रदान करने के लिए जल संघनक, बस एक दिन नया लगा है। ये इसमें क्या होता है, शीशे के टुकड़े रहते हैं जो उसको ठंडक प्रदान करते हैं, उसको द्रव अवस्था में बदलने में सहायता करते हैं। इस उपकरण का नाम है प्रभाजी आसवन विधि। वो पहली वाली थी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग देखेंगे हम।
कि साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक रस को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि है बच्चों क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। सिद्धांत क्या है इसका? किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में उसको घोला जाता है, फिर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। उदाहरण देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अशुद्ध है वो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमको प्राप्त होते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाती हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था वाष्पीकरण, तो दोनों में अंतर क्या है, ये अधिक बेहतर क्यों है क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण से? जान लेते हैं कि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं, तो उनको हम गर्म नहीं कर सकते। और दूसरा है कि छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती हैं और वाष्पीकरण होने पर अशुद्धियाँ ठोस को खराब कर देती हैं या संदूषित कर देती हैं। अब इस विधि का उपयोग देखिए कि समुद्री पानी से नमक को साफ करना, हमारे पास जो नमक आता है खाने के लिए वो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। और क्रिस्टल को पृथक करना, अपने अभी जो प्रयोग किया कॉपर सल्फेट फिटकरी, जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं उनको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब शुद्धिकरण के लिए एक प्रयोग देखते हैं बच्चों, जो हमारे घर में पानी आता है वो शुद्ध कैसे होता होगा। तो देखें, सबसे पहले जल शोधन संयंत्र संग्रहित जल अशुद्ध पानी, जैसे जलाशय से लिया, नदी से लिया, नहर से लिया, तो यह शुद्ध पानी इकट्ठा किया गया, इसको लाया गया अवसादन टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो ठोस पदार्थ हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। इसके पश्चात उसको भारण टैंक में, लोडिंग टैंक के में इकट्ठा किया जाता है बच्चों। उसके बाद इनको लाया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में, अशुद्धियाँ छान ली जाती हैं, जो शुद्धियाँ इसमें हैं सारी छान ली जाती हैं। अब जो कीटाणु हैं पानी में, उन कीटाणुओं को मारने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, तो इस टैंक को हम क्लोरीनीकरण टैंक कहते हैं। अब पानी पूरी तरह से स्वच्छ है, पारदर्शी है, कीटाणु रहित है। इसको हम अपने जो नगर पालिका है, पंचायत है, इसको अब घरों में इस्तेमाल हेतु सप्लाई कर देती है। तो आपने सीखा कि जो पानी आता है हमारे घरों में उसको किस प्रकार शुद्ध किया जाता है या उससे अशुद्धियाँ कैसे दूर की जाती है। बच्चों लास्ट में पढ़ेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन आप जानते हैं, पहला पढ़ा है आपने कि उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों दिशाओं में चलता है। पदार्थ की अवस्था बदली है तो पुनः वो उसी अवस्था में आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, और इसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली जाती है, निकाली जाती है, और रासायनिक परिवर्तन में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा या तो ली जाती है या निकाली जाती है। बच्चों भौतिक परिवर्तन आप घर में देखते हैं कि बर्फ़ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ये भौतिक इसलिए है कि हम बर्फ़ को पिघला के पुनः बर्फ़ बना सकते हैं, भाप को ठंडा करके पुनः पानी बना सकते हैं, पानी को पुनः जमा सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन है, दोनों दिशाओं में हो रहे हैं। कागज़ का फटना बच्चों भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना है। यहाँ पर लकड़ी का जलना, जंग का लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। हम एक ही को समझेंगे कि कागज़ का फटना भौतिक परिवर्तन और कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि फटने से कोई नया पदार्थ नहीं बना और जलने से नया पदार्थ राख और धुआं बन गए। हम उसको पुनः कागज़ के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों तो आपको समझ में आया होगा, हमने 3 वीडियो में ये पूरा पाठ के हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पूर्ण कर लिया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपको परेशानी है तो आप किताब में देखें, एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा दिया है, उसको एक बार रीडिंग लगाएं, आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल। तब भी आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे कॉल करें, मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो में आपको इनके प्रश्नोत्तर अभ्यास के कराऊँ।
और आपको जो भी परेशानी हो तो मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।